हाँ जी बेटा, आज हम क्लास 12th में यूनिट 6 के पार्ट नंबर 6 में आ गए। देखो, पीछे वाले पार्ट्स में हमने बहुत सारे मेथड्स देखे हैं प्योरीफाई करने के लिए मेटल्स को, लेकिन उनमें अभी स्मॉल अमाउंट में इम्प्योरिटी मिल जाती है, हाईली प्योरीफाई नहीं किए हमने। तो जो इन मेथड्स के द्वारा जो हमने मेटल्स को गेट किया है ना, उनको हम बोलते हैं क्रूड मेटल। और इस क्रूड मेटल से प्योर मेटल को गेट करना क्या कहलाता है हमारे पास भाई? रिफाइनिंग। ठीक है, तो आज हम इन्हीं के कुछ पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिफाइनिंग क्या होता है? टू गेट द प्योर मेटल फ्रॉम द क्रूड मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग। अब इसमें जो सबसे पहला मेथड आता है उसका नाम है डिस्टिलेशन। तो देखो, डिस्टिलेशन वर्ड डिस्टिल्ड वाटर जैसा लग रहा ना, तो डिस्टिल्ड वाटर को कैसे गेट करते थे हम वाटर को गर्म करेंगे, उसकी वेपर्स बनेंगे और उसको दूसरे कंटेनर में इकट्ठा कर लेते थे, है ना। और तुम इसको क्या बोलते थे कि इट इज़ द हाईली प्योरीफाइड वाटर। तो हम इसी तरीके से जिन मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जैसे कि जिंक हो गया, मरकरी हो गया, है ना, तो जिन मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उनको हम इन मेथड्स के द्वारा क्या करते हैं भाई? प्योरीफाई करते हैं। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, उस मिक्सर को हीट करेंगे तो क्या बनेंगी? मेटल्स की वेपर्स बनेंगी, उसको क्या कर लेंगे? दूसरे कंटेनर में इकट्ठा कर लेंगे। अब हमारे पास दूसरा मेथड आता है जिसका नाम है लिक्विएशन मेथड। देखो, नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर डिस्टिलेशन था तो इसका मतलब वेपर बना रहे थे, बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए था। अब लिक्विएशन में क्या होना चाहिए? मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। तो इस मेथड को हम तब यूज करते हैं जब मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लो होता है, जैसे कि लेड हो गया, है ना। तो इसके अंदर क्या होगा कि देखो, वैसे आसान है, नाम से पता चल रहा है, लेकिन हरियाणा बोर्ड में आया हुआ है ये। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, थोड़ा सा रफली सा डायग्राम बना दोगे और सीधा सीधा बोल दोगे कि दिस मेथड इज यूज्ड टू रिफाइनिंग द मेटल विच हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, उस मिक्सर को गर्म करेंगे। अब मान लो यहाँ पर इस मिक्सर को गर्म कर रहे हैं, ये मिक्सर है हमारे पास। तो अगर मान लो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम हो तो क्या करेगा? वो नीचे की तरफ फ्लो करेगा। ये हमारे पास क्या है? स्लोप है, जिससे ऊपर से फ्लो होके हमारे पास यहाँ पर है प्योर मेटल गेट हो रही है। लेकिन अगर मान लो स्मॉल अमाउंट में कुछ इम्प्योरिटी भी अगर मान लो मेल्ट हो जाती है, तो इस स्लोप के नीचे हम क्या कर देते हैं? रेफ्रिजरेटर लगाते हैं, मतलब कूलिंग कर देते हैं, कूलिंग एजेंट लगा देते हैं। अगर भाई मान लो स्मॉल अमाउंट में कुछ मेटल के साथ मेल्ट हो जाए तो यहीं पे स्टोर हो जाता है या फिर ठहर जाता है, और जो मेटल है वो फ्लो करके नीचे इकट्ठी हो जाएगी। आगे बात समझे। इससे अगले वाला मेथड है हमारे पास इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। देखो, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हम काफ़ी बार करवा चुके हैं। उसमें सिर्फ हमने बताया था कि एक तो आपको क्या बताना पड़ेगा, एनोड कौन है, कैथोड कौन है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है ना। तो हमने बोला था कि भाई जिस मेटल को प्योरीफाई कर रहे हो ना आप, उसी मेटल की क्या ले लोगे आप? कैथोड ले लोगे, मतलब है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दोगे, तो इसको क्या बोलते हैं भाई? हमें कैथोड। और ये क्या कर देंगे, हमें जो प्योर मेटल होती है उसको यूज करेंगे। अब जिस इम्प्योर मेटल को आप प्योरीफाई करना चाहते हो, उस इम्प्योर मेटल को हमें क्या ले लेंगे? एज एन एनोड ले लेंगे। और उसी मेटल साल्ट का क्या ले लेंगे भाई? इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे। आई बात समझ में? ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जैसे ही हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो ये जो मेटल साल्ट है वो मेटल्स जो साल्ट है बेटा वो क्या हो जाएगा? कैटायन और एनायन के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। अब जो मेटल के पार्टिकल हैं वो तो क्या हो जाएंगे? कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, मतलब प्योर मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। और जैसे ये जो एनाइन है वो इसके ऊपर अटैक करता है तो ये जो इलेक्ट्रोड है वो इसमें डिजोल्व होना
स्टार्ट हो जाती है। ये शायद मैंने काफ़ी बार करवा चुका हूँ मैं, है ना। तुम बताते थे कि जी इम्प्योरिटी यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते थे, एनोड मड बोलते थे। मतलब जितने मेटल आयन इसके ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे उतने इसके अंदर डिजोल्व होके ये मेटल आयन्स की फॉर्म में चेंज हो जाती है ना। और इसमें एग्जांपल भी दिया होगा मैंने, कॉपर वाला एग्जांपल दिया था। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग सेम वही है। इससे अगले वाला जो मेथड है वो है हमारे पास जोन रिफाइनिंग। देखो अभी जो मेथड हम डिस्कस करेंगे उसके लिए कुछ एक प्रिंसिपल याद रखने पड़ेंगे, मतलब ये देखना पड़ेगा भाई इनको हम कब यूज़ करते हैं। तो हमारा जो अगला नाम है वो क्या है भाई, जोन रिफाइनिंग। अब तो जोन रिफाइनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल ये है कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई क्या जो सैंड है, रेत है हमारे पास, वो पानी में डिजोल्व होती है? भाई मोस्टली जो आपका आंसर आएगा वो नाम ही आएगा कि जी रेत पानी में डिजोल्व नहीं होती। लेकिन क्या बिल्कुल भी डिजोल्व नहीं होती? तब बोलते हो कि जी थोड़ा सा डस्ट पार्टिकल उसके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। मतलब जितनी सैंड पार्टिकल की जो साइज है जितनी ज़्यादा स्मॉल होगी वो उतना ज़्यादा डिजोल्व हो जाता है, ऐसा ही बोलते हो। तो अगर मैं रेत को पिघला दूँ, मेल्ट कर दूँ, तो क्या लगता है आपके दिमाग में आया होगा कि अगर मैं मोल्टन स्टेट में ले लेता हूँ सिलिका को, रेत को, और अगर उसको मैं पानी में डालता हूँ तो क्या लगता है, सॉलिबिलिटी बढ़ेगी ना, है ना। तो सेम उसी प्रोसेस पे जोन रिफाइनिंग काम करता है। मतलब भाई जो सॉलिड स्टेट में डिजोल्व नहीं हो रहा था पानी में, वो डिजोल्व होना स्टार्ट हो गया। कब? जब हम उसको मोल्टन स्टेट में लाते हैं। तो इसका प्रिंसिपल भी यही कहता है क्या, कि इम्प्योरिटी आर मोर सोल्यूबल इन मोल्टन स्टेट एज कंपेरिजन टू सॉलिड स्टेट। आगे बात समझ में। और इसको हम मेटल्स को बिल्कुल हाईली प्योरीफाइड करने के लिए इन मेथड्स को क्या करते हैं भाई, यूज करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक ट्यूब लेंगे और इसके अंदर नीचे क्या लगा देंगे, हम एक मूविंग हीटर लगा देंगे। ये क्या लगा दिया हमने भाई, मूविंग हीटर, ठीक है। अब जैसे ही यहां पर हम इसको हीट देंगे तो आप क्या बोलोगे कि जो मेटल है वो भी और जो इम्प्योरिटी है वो भी मोल्टन स्टेट में आ जाएंगे। अगर मान लो इनमें से एक मोल्टन स्टेट में आता, मतलब मान लो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता, तो जी और भी हमारे पास मेथड थे, लिक्वेशन मेथड आज ही पढ़ाया हमने। जब मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है तब तो हमें और मेथड्स को यूज कर ही लेते हैं। लेकिन अगर मान लो इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट लगभग आसपास आ जाता है तो हम जोन रिफाइनिंग को यूज करेंगे। अब जैसे ही मूविंग हीटर से यहाँ पर हीट की हमने, तो इम्प्योरिटी भी मोल्टन स्टेट में आ गई और मेटल भी मोल्टन स्टेट में आ गई। अब मैं मूविंग हीटर को जैसे ही दूसरे एंड की तरफ ले जाता हूँ तो जो इम्प्योरिटी है वो तो क्या होगी, सोल्यूबल होगी। इम्प्योरिटी है वो तो क्या होगी, सोल्यूबल होगी ना उस मिक्सर में। वो तो क्या हो जाएगी, इस लिक्विड स्टेट के साथ इस तरफ फ्लो कर जाएगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर टेम्परेचर डाउन हुआ तो जो मेटल है वो क्रिस्टल की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। भाई जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा था तो ये मोल्टन स्टेट में आ गया, जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो सीधी सी बात है मेटल सॉलिड स्टेट में वापस से कन्वर्ट होगा ना, मतलब क्रिस्टल फॉर्म में वापस से यहाँ पर नीचे बैठ जाता है। आगे बात समझें। तो इसके जोन रिफाइनिंग के जस्ट बाद तो ये प्रिंसिपल आपको याद रखना पड़ेगा कि इम्प्योरिटी आर ए मोर सोल्यूबल इन ए मोल्टन स्टेट एज कंपेरिजन टू सॉलिड स्टेट। इसके जस्ट बाद हमारे पास आता है वेपर फेज रिफाइनिंग, ठीक है। अब देखो वेपर फेज रिफाइनिंग में क्या होता है, पहले तो इसका जी प्रिंसिपल देखो। प्रिंसिपल में क्या कहता है कि अगर हम किसी सुटेबल रिएजेंट की रिएक्शन करवा दें मेटल के साथ, तो सुटेबल रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाने पर उस मेटल का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। भाई चाहिए आप ये मानो कि मेटालिक बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाते हैं या इम्प्योरिटी के साथ ब्रेक डाउन हो जाता है, लेकिन उस मेटल का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो आज डिस्टिलेशन प्रोसेस से समझाया था कि जी हम जिसको हीट करेंगे और मेटल की वेपर को क्या कर लेंगे, हमें दूसरे कंटेनर के अंदर इकट्ठा कर लेंगे।
अब एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हम निकल को प्योरीफाई करते हैं तो हमारे पास ये निकल क्या है, इम्प्योर फॉर्म में। अब यहाँ पर हम कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करेंगे तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आया CO4, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है हमारे पास है, कम है। मतलब अगर अब हीट करेंगे इसको तो लगभग 350 केल्विन के आसपास से क्या कर देगा, वेपर स्टेट में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वेपर स्टेट में आ गया तो दूसरे कंटेनर में इकट्ठा कर लिया, तो इम्प्योरिटी तो यहीं पे बच गई। अब हमारे पास क्या है, जिस CO को हटाना है बस, तो जिसको हम जोड़ सकते हैं उसको तोड़ भी तो सकते हैं, थोड़ा टेम्परेचर और ज़्यादा कर दो भाई, 100 केल्विन और ज़्यादा कर देंगे, 350 की बजाय 450 कर देंगे। तो जैसे ही इसको हम हीट करेंगे तो हीट करते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, निकल अलग, कार्बन मोनोऑक्साइड है अलग, तो यहाँ पर हमें प्योरेस्ट फॉर्म में निकल से गेट हो जाती है। आगे बात समझ में। तो ये जो प्रोसेस मैंने यूज़ किया है ना, इस प्रोसेस का नाम होता है मोंड प्रोसेस। आगे बात समझ में। अब जी क्या हम इस रिएजेंट की जगह और रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं? हाँ भाई। अब जैसे जिरकोनियम है, टाइटेनियम है, उनको प्योरीफाई कर सकते हैं इन्हीं मेथड के द्वारा। देखो कई बार कन्फ्यूजन आ जाता है, आपसे मोंड प्रोसेस पूछा जाता है, ये एक्सप्लेन मोंड प्रोसेस, हरियाणा बोर्ड में तो सीधा पूछा जाता है, तब मोंड प्रोसेस का नाम याद आते ही ईजिली याद हो जाता है। लेकिन कई बार आ जाता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग टाइटेनियम। अब बच्चों को ज़्यादातर याद क्या रहता है, जब हमने आयरन प्योरीफाई किया था, हमने कॉपर प्योरीफाई किया था, एल्यूमिनियम प्योरीफाई किया था, टाइटेनियम तो सीखा ही नहीं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जिरकोनियम हो या टाइटेनियम हो, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर लेंगे, आयोडीन। सेम उसी तरीके से भाई यहाँ पर इस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम, उसको क्या कर लेंगे हम, दूसरे कंटेनर में इकट्ठा कर लेंगे। और जैसे ही आगे फर्दर हीट करेंगे तो जिरकोनियम अलग हो जाएगा, आयोडीन गैस अलग हो जाएगी। सेम इसी तरीके से यहाँ पर टाइटेनियम भी यूज़ कर सकते थे। आगे बात समझ में। लेकिन अब इसका नाम जो है ना वो क्या पड़ जाता है भाई, वैन एरेक्टल प्रोसेस। आगे बात समझ में। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ किया तो मोंड प्रोसेस, आयोडीन यूज़ किया तो वैन एरेक्टल प्रोसेस। आगे बात समझ में। लास्ट इसमें बचता है क्रोमेटोग्राफी भाई। तो देखो इसका नाम आपने काफ़ी बार पहले भी सुन रखा होगा, क्रोमेटोग्राफी। आपने सुना होगा कि ये जो क्रोमेटोग्राफी होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एडजॉर्प्शन पावर के ऊपर डिपेंड करता है ना। आपने देखा होगा कि 5th चैप्टर में हमने सिखाया था कि एडजॉर्प्शन क्या होता था, किसी सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट होना। एक देसी सा एग्जांपल है बिल्कुल। अब मान लो हम घर में सफ़ेदी नहीं करते हैं, अगर हम उसको पानी से अलग करना चाहें तो हम क्या कर देते हैं, सिंपली हमारे माइंड में एक ही बात आएगी कि जब हम उसको ज़मीन के ऊपर फ्लो करवा देंगे तो जो पानी है वो तो क्या हो जाएगा, रेत में से पास आउट हो जाएगा, और जो हमारे पास सफ़ेदी कर रहे थे हम वो क्या हो जाती है, सरफेस के ऊपर रह जाती है ना। तो सेम उसी तरीके से इसके अंदर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि 2 फेज होते हैं। एक होता है बेटा स्टेशनरी फेज, ठीक है, स्टेशनरी का मतलब समझ गया ना, बिल्कुल फिक्स। और एक होता है हमारे पास मोबाइल फेज, अंदर वाला जो होता है वो क्या होता है हमारे पास है, मोबाइल फेज होता है। अब मान लो हम किसी मेटल को प्योरीफाई करना चाहते हैं तो पहले ये देख लेंगे कि भाई ये किस के ऊपर एडजॉर्ब होता है, किस सब्सटेंस के ऊपर एडजॉर्ब होता है, क्योंकि अलग अलग सब्सटेंस की एडजॉर्प्शन पावर भी अलग अलग होती है ना। भाई कोई चीज़ किसी को एडजॉर्ब कर रहा है, कोई चीज़ किसी को एडजॉर्ब कर रहा है। अब जैसे ही हम उसके अंदर इम्प्योर मेटल डालते हैं ऊपर से, तो जो मेटल है वो तो सरफेस के ऊपर रह जाएगी और जो इम्प्योरिटी है इसमें से पास आउट हो जाएगी। आगे बात समझें। मतलब प्रिंसिपल में क्या लिखोगे आप कि क्रोमेटोग्राफी डिपेंड अपॉन द एडजॉर्प्शन। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एडजॉर्प्शन। मतलब डिफरेंट सब्सटेंस हैविंग द डिफरेंट कैपेसिटी टू एडजॉर्ब द कंपोनेंट। भाई अलग अलग सब्सटेंस के पास अलग अलग कैपेसिटी होती है कंपोनेंट को एडजॉर्ब करने की। इन दिस प्रोसेस देयर आर 2 टाइप ऑफ फेज, नंबर 1 स्टेशनरी फेज एंड नंबर 2 मोबाइल फेज। व्हेन वी पोर द इम्प्योर मिक्सर, जब हम वो मिक्सर डाल रहे हैं इसके अंदर, देन मेटल्स एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ ए सब्सटेंस एंड इम्प्योरिटी पास आउट या फिर फॉलो इन द मोबाइल फेज। जो आप मतलब जिस लैंग्वेज में आपको इजी लगे ना आप वो यूज़ करो। मैंने जो समझाना था इसमें मेन था सिर्फ ये कि ये एडजॉर्प्शन के ऊपर डिपेंड करता है बस, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारी जो यूनिट है वो कंप्लीट हो गई,
लेकिन अगर हम हरियाणा बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो देखो, हालांकि ये 4 नंबर की यूनिट है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक तो जो जोन रिफाइनिंग था ना आयरन का, थ्योरी नहीं। जैसे कि हमने जो 5 जोन नाम लिए थे, मैंने बोला था जैसा नाम वैसे उसके अंदर रिएक्शन हो जाती है। नंबर 2, एल्यूमिनियम का प्योरीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एक आधी डेफिनेशन आ सकती है, जैसे कि आज करवाई है मैंने, वैन रेक्कल वाले बताए हैं, वेपर फेज रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग काफ़ी बार आया है, लेकिन जो एक चीज़ बच गई है ना, वो क्या आता है कि 1 नंबर में हमेशा या तो आपसे और का नाम पूछा जाएगा कि भाई ये किस मेटल का और है, या फिर मान लो मेटल के और के नाम बताओ, किसी भी तरीके से, लेकिन और के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। और एक आता है एलॉय के ऊपर। एलॉय तो समझते हो गया आप, जब हम 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को क्या कर देते हैं, मेल्ट करके मिक्स कर देते हैं। ठीक है, आपने छोटी क्लास में स्टडी किया होगा कि एलॉय बनाने का क्या बेनिफिट होता है कि जिसके ऊपर रस्टिंग नहीं लगती, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है ना। तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। आपने जैसे स्टेनलेस स्टील का नाम ले लो, उसके ऊपर कोरिजन नहीं लगता। तो हमारे पास एक तो एलॉय में पूछा जा सकता है, आया था 1 साल हमारे पास है, अपने ब्रास, ब्रॉन्ज, इस तरह के नाम सुने होंगे अपने भी। आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि ब्रास की कंपोजिशन बताओ आप, तो आपको याद होगा कि जिसके अंदर कॉपर होता है और एक जिंक होता है। 60% कॉपर, 40% जिंक होता है। अगर आपको परसेंटेज याद हो जाती है और भी अच्छा है। इसी तरीके से ब्रॉन्ज में क्या होता है, भी इसमें कॉपर जिंक था, और ब्रॉन्ज में क्या हो जाएगा हमारे पास है, कॉपर और टिन हो जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है ना। तो एक तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2-4 जो इंपॉर्टेंट एलॉय हैं, मोस्टली तो ब्रास और ब्रॉन्ज के ऊपर ही आए हैं, कभी कभी जर्मन सिल्वर, इस तरीके से कभी कभार, बिल्कुल रेयर चांस है, वरना 2 नाम याद रखो बहुत है। ठीक है, उसी तरीके से और आपने देखो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का और है, आयरन की ओर देखे थे आपने। एक 10th क्लास तक आपने स्टडी किया होगा सिनेबार, किसका और होता है हमारे पास है, मरकरी का। तो थोड़ा सा आप 1 नंबर में 4-5 नाम देख लेना, क्योंकि कुछ एक नाम तो ऐसे हैं जिससे सीधा पता चल जाता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया है, जैसे क्यूपराइट हो गया है ना, कॉपर ग्लांस हो गया, तो इनसे तो झटके से पता चल जाता है। जिंकेट हो गया, जिंकेट है, किसका नाम याद आता है, हमारे जिंक का नाम याद आता है। तो कुछ एक नाम तो ऐसे हैं जिनको हमें देखते ही पता चल जाता है कि ये इस मेटल का और है, लेकिन कुछ एक थोड़े से सिर्फ 4-5 ही हैं। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा देख लेना। जैसे कि कॉपर का बताया था मैंने, ये थोड़ा सा अलग आया था, है ना। तो इनको आप थोड़ा सा स्टडी कर लेना। तो ये हमारी यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम 7th यूनिट स्टार्ट करेंगे। अगर अभी भी कोई भी टॉपिक के ऊपर आपके पास प्रॉब्लम्स बच जाती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।